और व्हाइट बोर्ड क्लियर है। आप लोगों को अब व्हाइट बोर्ड और वॉइस क्लियर है? अभी क्लियर है? व्हाइट बोर्ड और वॉइस क्लियर है? ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अधिगम की प्रक्रिया, यानी लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस, देखिए अधिगम क्या होता है? जो आप लर्न कर रहे हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, और लर्निंग प्रोसेस हमारा अधिगम क्या है, चलता है कब तक चलता है? जन्म से मृत्यु तक चलता है। जैसे हमारा विकास चलता है वैसे ही हमारा लर्निंग प्रोसेस भी जन्म से शुरू हो जाता है और अंत तक चलता है, जब तक होता है। ठीक है, वो जन्म से शुरू होता है कि हम लर्न करना सीखते हैं। जैसे बेसिकली जब हम मतलब बच्चे जब पैदा होता है, जब हम देखते हैं ना, उनको सिखाते हैं कि इसको ये बोलते हैं, या बच्चे को ये बताते हैं कि अगर ऐसे सुसु आए तो ऐसे, ये कुछ भी। ठीक है, पानी आए, पानी पीना है तो मम्मम बोलो। ठीक है, ये पापा है ये मम्मा है, तो बेसिकली सिखा आप रहे हैं, बच्चा क्या कर रहा है, उस चीज को लर्न कर रहा है। तो ठीक है, ये सभी लोग करते हैं। लर्निंग जन्म से शुरू हो जाती है आपकी। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने दे रखी है इसकी परिभाषा, पर वो जरूरी नहीं है। बस सिंपल भाषा में ये है कि ये एक प्रोसेस है। ठीक है, कि अगर एक बच्चे को कोई चीज दी जाए, लाइक खिलौना, और बता दिया जाए बेटा ऐसे ऐसे खेला जाता है, या मान लो कोई क्विज दे दी जाए, यानी कोई पजल दे दी जाए कि ऐसे 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 लगाती है, लगाया जाता है, तो बच्चे क्या है, उसको देखेंगे और उसको लर्न करेंगे। ठीक है, सॉरी। मेरी तबीयत काफी नासाज है, बहुत ज्यादा। अब पढ़ेंगे हम अधिगम की मुख्य विशेषताएं। अधिगम की मुख्य विशेषताएं। ठीक है, अधिगम की मुख्य विशेषताएं क्या है? पहली है, यानी लर्निंग की आपकी लर्निंग फीचर्स क्या है? ठीक है, सबसे पहला अधिगम की प्रकृति का व्यक्तिगत होना। ये आपका फर्स्ट फीचर है, यानी लर्निंग का क्या है, लर्निंग का जो नेचर है वो क्या है, व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल है। देखो, सबका लर्निंग प्रोसेस अलग होता है। मेरा कुछ और है, आप लोगों का कुछ और है, या क्लास में जितने बच्चे हैं, या जितने बच्चे सी टेट की पढ़ाई कर रहे हैं, या ऑल ओवर इंडिया में, हर बच्चा अपना आप में इंडिविजुअल डिफरेंस है। ठीक है, मेरा लर्निंग प्रोसेस आपसे डिफरेंट होगा। शायद आप कोई चीज जल्दी से लर्न कर पा रहे हो, मैं ना कर पाऊँ, या मैं जो ज्यादा जल्दी लर्न कर पा रही हूँ वो शायद आप जल्दी लर्न ना कर पाओ। तो क्या होता है, बेसिकली हर बच्चे में, हर किसी एक इंडिविजुअल पर्सन में ये इंडिविजुअलिटी होती है उसकी लर्निंग की। कोई ऐसा नहीं कि अगर मैं आपको लर्न करने के लिए कोई चीज दे रही हूँ कि मतलब मान लीजिए
मैंने क्लास में एक लेक्चर दिया, मान लीजिए मैं जो भी पढ़ा रही हूँ आपको, आप क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 में से 5 बच्चों को ये चीज जल्दी समझ आ रही होगी, 5 को समझ नहीं आ रही होगी, ठीक है, या वो देर से समझ रहे होंगे। सेकंड है आपका, तो इंडिविजुअल क्या है, लर्निंग क्या है, इंडिविजुअलिटी पे चलती है, लर्निंग हमेशा इंडिविजुअलिटी पे चलती है, ये इसकी मुख्य विशेषता है। सेकंड है अधिगम, एक निरंतर एवं सक्रिय प्रक्रिया। क्या कह रही है, अधिगम निरंतर, जैसे कि मैंने आपको बोला था, अधिगम क्या चलता है, कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, लर्निंग क्या है आपकी, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, ये प्रोसेसर है जो कॉन्टिन्यू चलता रहता है, आपके जन्म से लेके अंत तक चलता रहता है, ठीक है, कुछ भी, चाहे आप बचपन से जो भी आप पढ़ना शुरू करते हैं, फिर आप 12th क्लियर करते हैं, फिर आप ग्रेजुएशन, मास्टर्स, आपकी जॉब, जॉब में भी आप रोज, मतलब जब आप जॉब करते हैं उसके बाद भी आपको कुछ ना कुछ न्यू सीखने को मिलता रहता है, आप फिर अपना पोस्ट चेंज करते हैं, फिर ऐसे, तो बेसिकली जो लर्निंग है वो निरंतर कॉन्टिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है। थर्ड इज अधिगम का लक्ष्य, अधिगम का लक्ष्य या फिर, या प्रयोजन केंद्रित होना, प्रयोजन केंद्रित होना। मतलब अधिगम क्या है, जैसे मान लीजिए हमने कोई एक अपना गोल सेट किया, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप टीचिंग का अभी गोल सेट कर रखा है कि आपको टीचर लगना है जॉब में, तो आपका ये गोल है, ठीक है, आपने एक गोल सेट कर लिया, अब आप उसके लिए क्या करेंगे, आप उसके लिए अपना इकट्ठा करेंगे, मतलब पढ़ाई का सामान इकट्ठा करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसे लर्न करेंगे, तो क्या होता है, अधिगम किसका अधिगम लक्ष्य पर भी बेस होता है, केंद्रित होता है, ठीक है, कि आपका अगर जो लक्ष्य है उस पर आपका लर्निंग भी बेस्ड होता है, ठीक है, तो ये 3 आपके मुख्य विशेषताएं थी। अब हम पढ़ेंगे कि बच्चों को प्रभावित करने वाले कारक अधिगम में, अधिगम को, कि बच्चों की जो लर्निंग है वो किन किन कारकों से प्रभावित होती है, ठीक है, बालकों के संदर्भ में, क्वेश्चन आते हैं, जब क्वेश्चन बच्चे के ऊपर दिया गया है तो बच्चे की तरीके से सोचना है कि बच्चे के लिए क्या बेहतर होगा, अगर क्वेश्चन टीचर के लिए दिया गया है तो टीचर के तरीके से सोचना है, ये नहीं कि क्वेश्चन टीचर का दे रखा है, आंसर बच्चे के तरीके से सोच के लिख रहे हो, ठीक है, इसलिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ और लिखवा वो लैंग्वेज रही हूँ जो पेपर में पूछी जाती है, ठीक है, वहां पे आपको कहीं भी ऐसे नहीं आएगा पढ़ाई, पढ़ने का नहीं लिखाएगा, आपको लिखाएगा अधिगम, ठीक है, इंग्लिश में लिखाएगा लर्निंग, एक्चुअल में क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश में पढ़ना ज्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू हिंदी, हिंदी में जो शब्द होते हैं वो काफी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक किनके संदर्भ में, बालकों के संदर्भ में, यानी किसके साथ समझ से करना है, बालकों के संदर्भ में, बालकों के संबंध में, ठीक है, तो पहला क्या है, पहला है शैक्षिक पृष्ठभूमि, शैक्षिक
पृष्ठभूमि। 1 मिनट दीजिए।
शैक्षिक पृष्ठभूमि, शैक्षिक पृष्ठभूमि का मतलब क्या है कि आपका मतलब अधिगम का इस बात पर भी प्रभाव पड़ता है कि सीखने वाले की शैक्षिक योग्यता क्या है। यानी आपको जो सिखा रहा है, आपका लर्निंग उस पर भी तो डिपेंड करता है ना, कि देखो आप लर्न क्या कर रहे हैं, जो आपको सिखाया जा रहा है, जो आप देख रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है। अब ये देखा जाए कि टीचर क्या है, टीचर क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है। ठीक है, अगर वो सही चीज पढ़ा रहा है तो आपके लिए ठीक है, लेकिन अगर वो गलत तरीके से पढ़ा रहा है, गलत चीज पढ़ा रहा है, या उसका तरीका गलत है, मार पीट के पढ़ा रहा है, तो इससे आपका लर्निंग का भी इफेक्ट करेगा, आपका लर्निंग। ठीक है, इससे आपका लर्निंग ही इफेक्ट करेगा। तो शैक्षिक पृष्ठभूमि भी ये देखना चाहिए कि उसका बैकग्राउंड क्या है टीचर का, और वो कितना जानता है, कितना ज्ञानी है। सीखने की इच्छा, देखिए सीखने की इच्छा अगर बच्चे में कम है या किसी भी पर्सन में, तो फिर तो लर्निंग में तो सबसे बड़ा प्रभाव यही है, फिर आप कैसे लर्न कर पाएंगे। मान लीजिए आपको फुटबॉल खेल किसी उसमें गेम में डाल दिया, बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है, दो बच्चे लिए हमने क्लास में से, ठीक है, एक बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट था, एक बच्चे को खेल में इंटरेस्ट था, ठीक है, स्पोर्ट में था। मान लीजिए जो पढ़ाई वाला बच्चा था, जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट था, उसको डाल दिया स्पोर्ट में, स्पोर्ट वाले बच्चे को डाल दिया पढ़ाई में, क्या वो लर्निंग अच्छे से हो पाएगा? उनका नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि देखो उनकी सीखने की इच्छा किस में है, स्पोर्ट में, और उस बच्चे की किस में, पढ़ाई में। जब आपने वहां पे उनको चेंज कर दिया, तो ये चीज होगी। दूसरा कि बच्चे की ही सीखने की इच्छा नहीं है, उसका मन ही नहीं लगता, तो भी यहाँ से आपका अधिगम प्रभावित होता है। फोर्थ पार्ट इज अधिगम प्रक्रिया। अब आपकी अधिगम प्रक्रिया कैसी है? ठीक है, आपकी अधिगम प्रक्रिया ठीक है, ठीक है, या नहीं है। अब अधिगम प्रक्रिया भी एक तरीके से होती है, ये नहीं कि आपके भी चलते फिरते कुछ भी आप अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेंगे। आप पहले कैसे लर्न करते हैं? ठीक है, आपने कोई चीज देखी, उसको अंडरस्टैंड करिए, आपने मैमर एनालाइज करा, ठीक है, फिर आप उससे लर्न करते हैं। मान लीजिए एक बच्चे को नया फोन दिया गया, ठीक है, अभी वो फोन को क्या करेगा, उसके दुनिया भर के एप्स ओपन करेगा, ठीक है, उस ऐप को देखेगा, उसको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, पर धीरे 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 क्या है, वो चीजों को समझेगा। ठीक है, तो ये होती है हमारी अधिगम प्रक्रिया। फिर क्या होता है, उससे लर्निंग हो जाती है उसकी, वो लर्न करेगा कि अच्छा ये ऐसे ऐप ओपन होता है, इसका ये काम होता है। फिफ्थ चीज सीखने वाले की मनोवृत्ति। कि सीखने वाले की मनोवृत्ति क्या है, कि उसकी इच्छा क्या है, उसकी भावना क्या है, क्या वो सीखना चाहता भी है या नहीं। ठीक है, या फिर मतलब ऐसे ही बैठा है बच्चा क्लास में। तो जैसे कि अब मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल कि अगर कोई बच्चा मतलब 50 बच्चे हैं क्लास में, ठीक है, उसमें से क्लास में से एक बच्चा है जो उस सब्जेक्ट को नेगेटिव ही देख रहा है, मतलब उसको ना तो समझ आता और वो नेगेटिव ही देख रहा है, ठीक है, तो अब चाहे उसमें आप जी जान लगा दें, चाहे वो बच्चा उस चीज के लिए पॉजिटिव नहीं है, तो पॉजिटिव होना क्या बोलता है, सबसे बड़ा एटीट्यूड, सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस क्या माना जाता है किसी चीज का, पॉजिटिव होना। बट वो बच्चा अगर उस चीज को लेकर नेगेटिव है, उस सब्जेक्ट को लेकर नेगेटिव है, उस चीज को लेकर नेगेटिव है, तो आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी भी अच्छी पढ़ाई करवा लीजिए, वो नहीं सीखेगा। ठीक है, तो उसकी सीखने की मनोवृत्ति भी इससे प्रभावित करती है, अधिगम को। ठीक है, ये थे सारे 5 जो कारक बताए, ये बालकों के संबंध में थे, अधिगम के। अब अधिगम के कारक कैसे पढ़ेंगे, शिक्षक के संबंध में, शिक्षक के संबंध में अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, शिक्षक के संबंध में करेंगे हम, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक शिक्षक के संबंध में। ठीक है, पहला इस विषय की जानकारी। शिक्षक को क्या चाहिए, सबसे पहले जो आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कोई टीचर हिंदी पढ़ा रहा है या इंग्लिश पढ़ा रहा है, मान लीजिए जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, कोई भी सब्जेक्ट उठा लिया, तो उस शिक्षक को उस विषय की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर उसको जानकारी नहीं है तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा, और जब ढंग से पढ़ा नहीं पाएगा तो बच्चे क्या ही लर्न करेंगे, क्या अधिगम लेंगे। ठीक है, क्या ही लर्न करेंगे।
तो विषय की जानकारी होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्या होता है उनका अधिगम का क्या है, अधिगम इससे प्रभावित होता है। तो टीचर को क्या विषय की जानकारी पूर्ण होनी चाहिए ताकि बच्चा किसी भी प्रकार का उनसे सवाल करे और वो उसका जवाब देने लायक हो। फिर आती है शिक्षण विधि। मेरे थोड़ा गले में तकलीफ है, कंप्लीट करवा देती हूँ। शिक्षण विधि। अब टीचर का क्या है, टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड क्या है, ठीक है, टीचिंग मेथड क्या है टीचर का। आप मान लीजिए टीचिंग नॉर्मल से सब्जेक्ट में नॉर्मल से उनको मेथड्स लगाने, बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। पर टीचर क्या है, बहुत डिफिकल्ट मेथड यूज करे तो बच्चों को समझ नहीं आएगा। बच्चों को क्या है, सरल भाषा में समझाए, कोई भी चीज हो बच्चों को सरल भाषा, और जो बच्चों के लिए सबसे लाभदायक हो, बच्चों के अधिगम के लिए सबसे लाभदायक हो, बच्चों को टीचर को वो विधि यूज करनी चाहिए, ना कि बच्चों के अगेंस्ट जाना चाहिए कि बच्चों को समझ आ नहीं रहा है, बच्चों को सरल भाषा की जगह आप बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज कर रहे हो या कोई भी डिफिकल्ट शिक्षण विधि यूज कर रहे हो। थर्ड इज शिक्षक का व्यवहार। अब टीचर का व्यवहार भी बहुत मैटर करता है अधिगम को प्रभावित करने के लिए। मान लीजिए क्लास में बच्चे हैं, टीचर आए, टीचर मतलब इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट, इतनी ज्यादा खड़ूस कि बच्चे उससे बहुत एक्सट्रीमली डरते हैं, बहुत एक्सट्रीमली डरते हैं। बच्चे उसकी शक्ल देख के चुप हो जाते हैं। मतलब वो कुछ भी पढ़ा रही है, बच्चों की इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही कि मैडम आप गलत पढ़ा रही हैं बोलने की, जिस बच्चे को ये भी पता है कि मैडम गलत शब्द यूज कर रही है। तो डर के मारे बच्चे वो भी नहीं बोल रहे, मैडम जो पढ़ा के जा रही है बच्चों ने पढ़ लिया चुपचाप मुंह बंद करके, ठीक है। एक तरीके के टीचर वो होते हैं जो जा रहे हैं क्लास में, मतलब बच्चे बातें कर रहे हैं, कोई पढ़ाने का कुछ उसका माहौल नहीं है, कोई मतलब कोई डिसिप्लिन नहीं है। एक तो कैसे टीचर होना चाहिए, म्यूचुअल टीचर होना चाहिए जो स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन भी हो और बच्चों के मतलब प्यार मोहब्बत से भी बातचीत करे, बच्चों को थोड़ा समझे, उनको एक दोस्त की तरीके से ट्रीट करे, ताकि बच्चे अपनी बात रखने के लिए उनके, क्योंकि कई चीज ऐसी होती है जो बच्चे अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाते, तो शायद कोई टीचर से कनेक्ट होता तो टीचर को बता देते या फिर अपने दोस्त यार को बता देते, ठीक है। तो टीचर का व्यवहार भी बहुत जरूरी होता है अधिगम को प्रभावित करने के लिए। अगर टीचर ज्यादा स्ट्रिक्ट है तो बच्चे क्या ही डर डर के पढ़ेंगे, तो क्या ही पढ़ेंगे, वो रट्टा करेंगे तो बच्चे को क्या ही याद रहेगा। और ज्यादा ही प्यार मोहब्बत दिखाएंगे तो बच्चे छोड़ेंगे, अरे मैडम तो कुछ कहती नहीं, छोड़ो काम ही नहीं करना, ठीक है, मैडम तो कुछ करती नहीं, छोड़ो ये नहीं करना वो नहीं करना। तो बहुत लीनियंसी आ जाती है बच्चों के लिए। फोर्थ पार्टी अनुशासन। टीचर में क्लास को अनुशासन बना के रखना चाहिए, ठीक है। अनुशासन भी इतना कड़क ना हो कि बिल्कुल ही बच्चे अपनी बात भी ना कह पाए, और अनुशासन इतना नरम भी ना हो कि बच्चे कोई मतलब कोई आपस में गाना गा रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई घुसुर फुसुर कर रहा है क्लास में, चैचे चैचे हो रही है, ऐसे नहीं। मतलब बिल्कुल न्यूट्रल अनुशासन होना चाहिए, बच्चे एकदम वेल बिहेव करने चाहिए, तभी आपका जो है अधिगम मुकम्मल होगा। फिफ्थ इज बालक केंद्रीय शिक्षा। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि बालक केंद्रीय शिक्षा, टीचिंग एप्टीट्यूड ही पूरा इसके ऊपर ही है कि जो भी कुछ है वो बच्चे के इर्द गिर्द होता है। बच्चा क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग, ठीक है। बच्चों को क्या देना है, बच्चे के ही हिसाब से बच्चे को पढ़ाई करवानी है, ठीक है। आप 7वीं क्लास में पढ़ाई करवाए तो 7वीं क्लास के हिसाब से पढ़ाई करवानी है, ना कि आप 8वीं क्लास के बच्चे का पढ़ाई करवाने लग जाएंगे। बच्चे की जो जरूरत है उसके हिसाब से ही देखकर आपको उसको पढ़ाई करवानी, ठीक है। बच्चे को ही ध्यान में रखकर आपको सारे कार्य करने हैं, ठीक है। जो भी आपको एक्टिविटी करनी है, कोई भी ऑर्गेनाइज करनी है, बच्चे को ध्यान में रखकर, ठीक है। बच्चे की एवरेज, बच्चे की आईक्यू को ध्यान में रखकर, ठीक है, ताकि उसको ना एक कॉन्फिडेंस मिले, ना कि वो अब बच्चे का ही बच्चा एवरेज है और आप उसके लिए एक्टिविटी दे रहे हैं बहुत हाई फाई, आपने उसको प्रोजेक्ट दे दिया बहुत हाई फाई, ठीक है, बहुत बड़े लेवल का, तो मतलब वो नहीं कर पाएगा, उससे क्या होगा, और उसको क्या होगा, डिस्करेजमेंट हो जाएगा, मतलब उससे होगा नहीं तो वो अपने आप को कोसेगा कि यार मेरे से तो हो ही नहीं रहा और बच्चे कर लेते, नहीं। बच्चे को चाइल्ड सेंटर्ड बच्चे का ही, बच्चे को ध्यान में रखकर बच्चों को एक्टिविटी देनी चाहिए, बच्चों को कार्य दिया जाना चाहिए। तो ये थे आपके अधिगम के बालक के संबंध में
और शिक्षक के संबंध में कारक अधिगम को प्रभावित करने के। ठीक है, उससे पहले हम अधिगम की विशेषताएं पढ़ ली हमने। क्लियर है? क्लियर है आप लोगों को? अब हम पढ़ेंगे अधिगम सीखने के प्रमुख तरीके। अधिगम या सीखने के प्रमुख तरीके। पहला है अनुकरण के माध्यम से सीखना। अनुकरण के माध्यम से सीखना। क्या करना? अनुकरण के माध्यम से सीखना है। अनुकरण क्या होता है? नकल करके। लर्निंग क्या है? प्रमुख तरीके हैं। आप कुछ भी चीज सीखना आप नकल करके सीखेंगे। मान लीजिए हम बहुत सारी चीजें होती हैं, एप्स हो गए, ठीक है, साइकिल चलाना हो गया, लोगों को एक दूसरे से कि वो कैसे बैलेंस कर रहे हैं, कुछ चीजें नकल करके सीखते हैं बच्चे कि बैट कैसे खेलना है, ठीक है, आपको रैकेट कैसे खेलना है। तो बच्चे क्या होते हैं? एक अनुकरण से माध्यम से सीखना, यानी नकल करके सीखना। सेकंड इज भूल एवं प्रयास के माध्यम से सीखना। अब देखिए, आपने कोई भूल करी, यानी आपने कोई गलती करी, कोई भूल करी किसी चीज में, तो आपने फिर उस पे क्या करा? उस पे आपने प्रयास करा, यानी प्रैक्टिस करी। मान लीजिए जब लड़कियां स्पेशली या कोई भी, जब आप पहली बार किचन में कुछ बनाते हैं तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो चीज एकदम परफेक्ट बने, नहीं बनती। बहुत टाइम लगता है। जो गोल गोल रोटियां बनती है ना, वो रोटियां बनने में भी 8 से 10 साल का टाइम लग जाता है, वो गोल बनने में, कि वो एकदम बराबर कैसे बनती है। ठीक है, और कुछ लोग तो वो भी नहीं सीख पाते। ठीक है, तो उसके बाद क्या है? आपने भूल करी, मान लीजिए आपने राइस बनाने रखे, आपने इतना पानी डाल दिया, बेचारे चावल का तो कुछ और ही बन गया, वो क्या ही बन गया। ठीक है, तो आपने पहले भूल करी, फिर आपने क्या करा? प्रैक्टिस। आपको समझ आया, नहीं नहीं कम पानी डालना, नेक्स्ट टाइम आपने बनाया उससे आपने कम पानी डाला, लेकिन फिर भी पहले से बेटर बना, लेकिन फिर आपने और कम डाला, फिर आपने बेटर बना, फिर आपने और कम डाला, फिर बेटर बना, फिर और कम करा, फिर एक दिन ऐसे करते करते, प्रयास करते करते, यानी ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते, एक दिन क्या हुआ? आपको अंदाजा पता चल गया कि अगर मैं 1 गिलास चावल बना रहा हूं तो मुझे 1.5 से 2 गिलास ही पानी डालना है, उससे ऊपर एक बूंद नहीं डालना, तो मेरे चावल बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो क्या होगा ये इससे? ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। तो अधिगम इसी से आपका प्रैक्टिस से ही मुख्य कारक है अधिगम के लिए। सूझ बूझ के माध्यम
से सीखना, सूझबूझ के माध्यम से सीखना। अब अपनी भी सूझबूझ लगानी है, ठीक है, कि आपने कुछ भी, जैसा मान लीजिए आपके पास वो आया कि क्या बोलते हैं, अब मान लीजिए किसी ने आटा गूंदा, ठीक है, आटे में डल गया पानी ज्यादा, अब क्या करना है, उसको सूझबूझ लगाओ भाई। अब पानी ज्यादा डल गया तो थोड़ा और आटा डालो, अब पानी मत डालना, यानी आपको सूखा आटा डालना पड़ेगा उस आटे को सही करने के लिए, ना कि और पानी डालना है कि सूखा आटा डाला तो और पानी डाला। खुद के दिमाग की भी सूझबूझ लगाना है, आप खुद से भी लर्न करते हैं, ठीक है, तो सूझबूझ के माध्यम से भी सीखा जाता है। फोर्थ, आंशिक एवं पूर्ण तरीकों द्वारा सीखना, यानी जो पुराने तरीके हैं, ठीक है, पूर्ण ज्ञान, जो छात्रों को समय से मतलब पुराने ज्ञान से समझाया जा रहा है, ठीक है, बचपन से, कि पहले ये होता था ये हुआ था, तो उनसे भी बच्चे लर्निंग मतलब सीखते हैं, अधिगम करते हैं उससे, ठीक है, लर्निंग करते हैं कि पुराने लोगों में ऐसे होता था, ऐसे काम होते थे, ठीक है, ये चीजें इस तरीके से बच्चा उससे सीखता है, ठीक है। फिफ्थ इज सामूहिक तरीके के माध्यम से सीखना, सामूहिक तरीके माध्यम से सीखना, सामूहिक यानी जो ग्रुपिज्म होता है, ठीक है, समाज में जो भी होते हैं वहां पे से उसके माध्यम से भी सीखना। समाज में क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बेसिक चीजें होती हैं, ठीक है, वाद विवाद होते हैं, सेमिनार होते हैं। सामूहिक यानी जहाँ पे गैदरिंग होती है, बहुत सारे ग्रुप्स इकट्ठे होते हैं, जब आप बड़े बड़े किसी इवेंट्स में जाते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, वहां पे बहुत सारे समूह इकट्ठे होते हैं, तो आप क्या होता है, एक समूह इकट्ठा हुआ है तो वहां के माध्यम से भी आप सीखेंगे, ठीक है, चाहे कुछ भी सीखे, हम आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तो आप उनसे कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे, जब आप उनसे पूछेंगे कि आप क्या करते हैं, वो आपसे पूछेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे भी आपका लर्निंग प्रोसेस होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये लर्निंग का खत्म हो जाता है, ठीक है, आपका यहाँ पे लर्निंग फिनिश हो जाता है। क्लियर है? क्लियर है? मैं क्लास और लंबी लेना चाहती थी, बट मेरी तबीयत बहुत नासाज है, और मेरे फेस पर भी स्वेलिंग आ रखी है। ठीक है, कल क्लास करते हैं, आगे के टॉपिक्स हम कल क्लियर करेंगे। ओके, तो आप लोग जवाब देते रहा कीजिए बीच बीच में, जब भी मैं आपसे क्वेश्चन पुट करूं तो आप लोग बीच बीच में जवाब दिया कीजिए, और जो भी बच्चे नहीं आ रहे हैं क्लास में, वो लोग रिकॉर्डिंग क्लास देखें, ठीक है, और अपनी प्रैक्टिस करें, बिकॉज आप जो और अच्छे नंबर, एडिशन नंबर ले सकते हैं, वो टीचिंग एप्टीट्यूड से ही ले सकते हैं, ठीक है, ये आपको हर जगह ही मिलेगा टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, CUET ले लो, ठीक है, चाहे सीटेट ले लो, चाहे कोई भी एंट्रेंस ले लो, उसके अंदर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड मिलेगा ही मिलेगा। चलें, कल मिलते हैं।